छात्रों, अभी पिछले वीडियो में मैं तुमको सेट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था। चलिए अब मैं सेट्स को आगे तुमको बहुत व्यापक रूप से डिफाइन करता हूँ। तो हमने कहा था सेट्स क्या है। हमने कहा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों पर मैं फोकस करूँगा। तो सेट हमने इसकी परिभाषा लिखी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ए बी सी सोन एक्स वाई के द्वारा तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों ए बी सी डी सोन एक्स वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा हूँ। हमने कहा x बराबर, हमने कहा AEIOU, ये एक समुच्चय है जिसको हमने x के द्वारा रिप्रेजेंट किया है तथा AEIOU इसके अवयव दिखाए हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि हम स्वर के अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर्स तथा सेट के अवयवों को स्मॉल लेटर्स तथा सेट्स को कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमने माना कोई सेट लिखा है n बराबर, हमने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, अर्थात x इस प्रकार से x एक प्राकृतिक संख्या है। यह प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का प्रदर्शन मैंने यहाँ पर किया है। ऐसे तुम अन्य सेटों को भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपको मैंने सेट के बारे में बताया था। ऐसे ही माना अन्य कई प्रकार के सेट हैं जिनके लिए कुछ नोटेशंस दिए गए हैं। मैंने एक पूर्व में भी आपको एक वो मैसेज सेंड किया था, उसमें भी मैंने काफ़ी संकेतों और उनका सूत्रों को मैंने आपको अवगत कराया था कि इसको आप लोग देख लें। अब ऐसे ही यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर n इक्वल टू मैंने एक सेट लिखा। ऐसे ही अन्य जो संख्याएँ हैं इनके लिए भी विभिन्न प्रकार के संकेत उपयोग होते हैं। जैसे n हमने यूज किया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे अपनी किताब में देखना, z है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। आप q देखेंगे, q का मतलब है परमेय संख्याओं का समुच्चय। r से डिनोट होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z प्लस धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, z माइनस ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, q प्लस धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। ऐसे ही r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये इनके लिए कुछ नोटेशंस बनाए हुए हैं। यदि माना कहीं पर तुम्हारे पास किसी सेट्स के लिए जेड से रिप्रेजेंट किएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे यह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। आर दिया है तो आप समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस प्रकार से हम समुच्चयों को डिनोट करते हैं। इसको आप लोग अपनी किताब में देख लेंगे। अब समुच्चय निरूपण की विधियाँ, तो समुच्चय निरूपण की विधियाँ होती हैं दो। समुच्चय निरूपण की विधियाँ, समुच्चय निरूपण की विधियाँ हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। निरूपण माने इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाए, किस प्रकार से समुच्चय को लिखा जाए। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो समुच्चय निरूपण की विधियों की आवश्यकता कैसे आन पड़ी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। थोड़ा आप लोग इंग्लिश जो इसके वो है टर्मिनोलॉजी, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो मुख्यतः इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का ही उपयोग आपको हायर एजुकेशन में करना पड़ेगा। और यदि आप यहीं से उन चीज़ों में थोड़ा सा उन बातों को नोटिस में रखेंगे तो आपको समस्या कम आएगी। तो मैं जहाँ पर भी होगा वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं इन चीज़ों को आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बने रहें और आपको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने में कभी दिक्कत ना आए। तो समुच्चय निरूपण की विधियों में मैंने कहा था, देखो अभी मैंने आपको एक सेट लिखा है। मैंने कहा x बराबर एक सेट है AEIOU।
5 अवयव थे। हमने क्या किया, जब किसी भी समुच्चय को लिखते हैं तो हम समुच्चय को कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इनको क्या करते हैं हम, 2 मिडिल ब्रैकेट के बीच में, जिसको मंजिला कोष्ठ या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। 3 प्रकार के ब्रैकेट आपने देखे होंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, है ना। और एक और इससे भी छोटा कोष्ठक जिसको हम बोलते हैं बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब हम किसी समुच्चय को लिखते हैं तो समुच्चय को लिखते समय समुच्चय को हम कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसके अवयवों को स्मॉल लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इनको किन्हीं 2 मंजिला कोष्ठकों के बीच में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, उनके बीच में कॉमा लगा करके। ये इस प्रकार से एक सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही माना मैं कोई दूसरा सेट लिख देता हूँ, माना कि 100 से छोटी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय मैं लिख सकता हूँ। हो सकता है 2-3 लाइन में मैं इनको लिख दूँ, या मैंने लिख दिया कि भारत के राज्यों का समुच्चय, हो सकता है 8-10 लाइन में मैं उसको लिख सकूं, पर लिख दूंगा मैं। ऐसे ही मैं लिख दूंगा, माना हमारे विद्यालय का एग्जाम्पल दूँ, GIC बल्ली के छात्रों का समुच्चय, तो हमारे पर 300-350 छात्र होते हैं, हम उनके प्रत्येक के नाम लिख देंगे। लेकिन तुम देख रहे होंगे कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी अवयवों की, तो लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगी और वो कि बहुत व्यावहारिक नहीं रह जाता है। और इसके अतिरिक्त, व्यवहार के अतिरिक्त कई इस प्रकार के समुच्चय हमारे पास होंगे कि जहाँ पर कि अवयवों की संख्या असीमित है। जैसे माना हमने कह दिया कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांक में आप माना कोई भी धन पूर्णांक को अंतिम नहीं मान सकते। आप किसी भी पूर्णांक के ऊपर एक नई संख्या जोड़ेंगे तो आपको एक नया पूर्णांक मिलेगा। आपने कहा सर 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ में 1 जोड़ दिया तो 1 करोड़ 1 हो गया। आपने 1 लाख है, 1 अरब है, उसके ऊपर आप जो भी नई संख्या जोड़ोगे नई संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो क्या होती है, वो एंडलेस होती हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियों में हम किसी समुच्चय को कैसे परिभाषित करें, ऐसे करके कि कैसे करके रिप्रेजेंट करें इस प्रकार से कि हम उसके अवयवों को, समस्त अवयवों को लिख सकें, संभव ही नहीं है। तो फिर इस स्थिति में हमको समुच्चयों को लिखने के लिए दूसरी विधि की आवश्यकता पड़ी। तो जो ये पहली विधि है, इसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण की रोस्टर विधि या तालिका विधि। अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म, या हिंदी में कहते हैं तालिका विधि, रोस्टर फॉर्म। और इस रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, आप डेफिनेशन अपने आप लिखना, मैं वर्बली बोल रहा हूँ। किसी समुच्चय के अवयवों को मंजिला कोष्ठकों के अंदर बंद करके उनके बीच में हम कॉमा का चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे हमने कहा x बराबर AEIOU, यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय है जिसको कि हमने x के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये रोस्टर विधि जहाँ पर हमारे लिए उपयुक्त नहीं रह पाती, तो हमको एक नई विधि की खोज करनी पड़ी और उस विधि को बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, या अंग्रेजी में बोलते हैं हम इसको बिल्डर फॉर्म। अंग्रेजी समुच्चय निर्माण विधि या बिल्डर फॉर्म। अब देखो इस बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम समुच्चय के समस्त अवयवों को, उसके अवयवों को इस प्रकार से उसके कोष्ठक के अंतर्गत व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनका जो सुपरिभाषित गुण है, उस सुपरिभाषित गुण को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि उसके सारे अवयव उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। जैसे माना मैं इसी समुच्चय को, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को मैं यदि माना समुच्चय निर्माण विधि से लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा, माना मैंने इसको यहाँ पर मैं ए से रिप्रेजेंट कर, ए बराबर लिखूंगा एक्स सजेट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है तो मतलब ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी, ओ भी, यू भी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब किसी भी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण विधि या बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो बिल्डर फॉर्म में लिखते समय हम क्या करते हैं, उसके जो सुपरिभाषित गुण है, उस सुपरिभाषित गुण को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक्स सजेट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस प्रकार से हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और इस प्रकार से उस समुच्चय के सारे अवयव वहाँ समाहित हो जाते हैं। जैसे माना मैं लिख रहा हूँ आर बराबर मैंने लिख दिया एक्स सजेट, एक्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर,
या x एक वास्तविक संख्या है, या मैं इसी को दूसरी तरीके से देता हूँ, r बराबर लिख सकता हूँ x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। अब वो वास्तविक संख्या कोई भी है, वो सारी वास्तविक संख्या है जो भी आएंगी वो सब के सब इसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगी, और इस प्रकार से हम इसको एक संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं, व्यवहारिक तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण की दो विधियां मैंने तुमको बताई थी। पहली विधि बताई मैंने आपको समुच्चय निर्माण की रोस्टर विधि या सारणी विधि या तालिका विधि, और दूसरी विधि बताई मैंने आपको समुच्चय निर्माण विधि अर्थात बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और इस बिल्डर फॉर्म के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों को न लिख करके उनका जो सुपरिभाषित गुण है उस गुण को मंजिला कोष्ठकों के अंदर इस प्रकार से लिख देते हैं। और इस प्रकार ये दो विधियां मैंने तुमको बताई। अब इसी पर बेस्ड है तुम्हारे पास तुम्हारे एक्स किताब की एक्सरसाइज 1.1 में कुछ प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ। जैसे वो कह रहा है, देखो निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइएगा। देखो मैं वर्बली आपको साथ में आपको बता रहा हूँ। पहला कह रहा हूँ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखो आप जानते हैं वर्ष के कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में देखिएगा आप लोग जे अक्षर से कौन कौन शुरू होता है। जे से तुम्हारे पास तो जनवरी, जून, जुलाई, 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है ना, तो इसलिए इनका जो संग्रह होगा, इनका जो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे पहले का पहला खंड आप लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले लिखेंगे, चूंकि जे अक्षर से वर्ष के 3 माह जनवरी, जून तथा जुलाई शुरू होते हैं, इसलिए जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय ये बराबर हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई। अब देखो चूंकि अन्य कोई भी महीने जो है जे अक्षर से शुरू नहीं होते हैं, केवल ये 3 ही महीने शुरू होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, अतः यह क्या है, एक समुच्चय है। तो आप इसका तर्क लिखेंगे चूंकि यह क्या है, एक सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय होगा। ऐसे ही देखो अन्य प्रश्नों में मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट में देखिएगा। जो प्रश्न मुझे उचित लगेगा हल करूँगा, नहीं तो मैं तुमको वर्बली समझा दूंगा। सेकंड में कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब देखो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह एक समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि अब जब भारत के जो 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं उनमें लोगों में मंतव्य हो सकता है ना। कोई प्रेमचंद को सबसे प्रतिभाशाली मानता होगा, तो कोई रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे प्रतिभाशाली मानता होगा, तो कोई तिरुवल्लुवर को सबसे प्रतिभाशाली मानता होगा। तो जो विभिन्न क्षेत्रों में जो जहाँ के लोग हैं, स्थानीयता का प्रभाव पड़ता है, लोगों के धार्मिक भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, जातीय प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सब लोगों में एक आम वो नहीं हो सकता कि कौन प्रतिभाशाली है, सुस्पष्ट या सुपरिभाषित नहीं हो सकता, अतः यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के समुच्चय जो होगा का संग्रह जो होगा एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। इसमें लोगों में भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं सबसे अधिक प्रतिभाशाली होने के संबंध में। ऐसे ही सवाल नंबर इस पहले का तीसरा खंड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्या है, हर देश अपने बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब माना भारतीय है तो हमारे लिए तेंदुलकर, गावस्कर या द्रविड़ बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली बल्लेबाज है। ऐसे वेस्ट इंडियनों के लिए वो अपने ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड के बराबर किसी को नहीं समझते होंगे। ऐसे हुए ऑस्ट्रेलिया में जो डॉन ब्रैडमैन और रिकी पॉन्टिंगर, अन्य जो भी उनके बड़े बड़े बैट्समैन हैं, उनके मुकाबले में किसी को अन्य देशों के बल्लेबाजों को कम तक आंकते हैं, है ना। ऐसे ही तो हम इसमें एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कौन सर्वश्रेष्ठ
11 बल्लेबाज हैं, अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह भी क्या होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। सवाल नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा देखो, आप कक्षा 11B में हैं, तो कक्षा 11B में आपके जो स्कूल के जो छात्र होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सुपरिभाषित हैं। उन्होंने 10 की कक्षा पास की है, कक्षा 11 में प्रवेश किया है, एक कक्षा में पढ़ते हैं, अतः यह क्या होगा, सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा। ऐसे ही 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम सब प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, ये भी सुपरिभाषित है, अतः यह भी एक समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए उपन्यास है उनकी संख्या निश्चित होगी, है ना, आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उनको कैलकुलेट करने के साथ साथ में सुपरिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, यह भी एक, क्योंकि सुपरिभाषित है कि वे सबके सब संपूर्णांक है, अतः यह भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, और इस अध्याय में जो इस समय जो प्रश्न इंक्लूड हैं वो सुपरिभाषित हैं, चूंकि वो समुच्चय सिद्धांत से संबंधित होंगे, अतः वो अभी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। अब मैंने अभी बताया था तुमको कि कहीं कोई किसी जानवर को खतरनाक मानता, कोई किसी जानवर को खतरनाक मानता है, कोई जो सपेरा है वो कुत्ते से डरता है, लेकिन उसके लिए कुत्ता खतरनाक है, लेकिन सपेरा जिस सांप को हम इतना खतरनाक मानते हैं उसको वह हाथ में खिलाता है, तो इसमें मंतव्य हो सकता है लोगों का अपना अलग अलग, अतः यह क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं, अतः समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार से सवाल प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आप लोग हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहा हूँ, मान लीजिए a बराबर 1 समुच्चय दिया है तुम्हें, a बराबर 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त स्थान पर प्रतीक इतने और इतने भरिए। अभी मैंने तुमको संकेत भेजे हैं, इसमें इन प्रतीकों का अर्थ समझिए। जो पहला प्रतीक है, देखो ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक का मतलब होता है संबंध रखता है, या अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। और यदि मैं इस संकेत को यूं काट देता हूं तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात संबंध नहीं रखता है। अब संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता है, हमारा एक समुच्चय दिया हुआ है, उसके अवयव दिया है 1 2 3 4 5 है। यदि जैसे उसने लिखा है पहले वाले खंड में कि 5 डैश 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 ए, अर्थात वो कह रहा है कि देखो इस समुच्चय ए में 5 अवयव है या नहीं है। यदि आपको दिख रहा है कि इसमें 5 इसका एक अवयव है, ये आ जाएगा बिलोंग्स टू, है ना। ऐसे वो सेकेंड में कह रहा तुम्हारे पास 8 डैश 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 ए। अब देखो 8 क्या समुच्चय ए में है, समुच्चय ए के अवयव है 1 2 3 4 5 6, ये है 6 अवयव। अब 7 और 8 या कोई और तो है ही नहीं इसमें, तो आप लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 2 को भी कर लेंगे। अब मैं आपको कल सवाल नंबर 3 से आगे कराऊंगा। आज पहला दिन है, फिलहाल इतना ही। आप लोग थोड़ा अब मेरे साथ साथ आप तेजी से चलेंगे, इस उम्मीद के साथ कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।